हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 12 जुलाई 2022। देखते हैं आज क्या क्या मज़ेदार खबरें हमें देखने को मिली। बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। हर दिन आपको मौका मिलता है कि आप एक नए से नया एक्सक्यूज़ अपने सामने रख दो और बोलो कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। पर आपको क्या करना है? आपको उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्सक्यूज़ेस में रह जाओगे तो कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं अपने द हिंदू को। आज स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उन पर हमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल देखने को मिला नहीं। ज़्यादातर जो आर्टिकल थे देवर पॉलिटिकली ड्रिवन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं। इसलिए पेज नंबर 5 पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला है, नीड सिस्टम टू आइडेंटिफाई इलीगल लोन ऐप्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला है कि प्रॉपर एक मार्केट सर्विलियंस मैकेनिज्म लेकर आओ, जिससे इलीगल लोन ऐप जो चल रही है मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो पाए। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे गूगल प्ले स्टोर से हम नॉर्मली कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स चल रही हैं, डिफ़ॉल्टिंग ऐप्स चल रही हैं, जो कि क्या करती हैं, लोगों से पैसे ऐंठ लेती हैं और उसके बाद लोग हो जाते हैं परेशान। एंड ये सब वो किस चीज़ के नाम के पीछे कर रही है? ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के पीछे हैं। ठीक है, एनबीएफसी से एसोसिएटेड है ऐसा बोलती हैं, पर इन रियलिटी ये उससे कनेक्टेड नहीं होती। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर ली है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना सारा पैसा हम कैसे दे पाएंगे। तो ये एक सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पर क्या, ये जो लोन ऐप्स हैं ये मिसयूज़ कर रहे हैं एनबीएफसी का नेम्स, एंड एक्चुअल में ये उनसे एसोसिएटेड नहीं होते। इसलिए आरबीआई को क्या ज़रूरत है कि आरबीआई एक लिस्ट को लेकर आए जिसमें एनबीएफसी का नाम हो, एंड उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड लोन ऐप्स हैं उनका भी नाम हो, जिससे पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर लोगों को पता हो कि कौन सी ऐप अच्छी है, कौन सी ऐप सही है, एंड वो एलिमिनेट कर पाए कि कौन सी ऐप डिफ़ॉल्टेड है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल था, सेल्फ अवेयरनेस के रूप में एक आर्टिकल हमें देखने को मिला। उसके बाद पेज नंबर 6 पर हमें एक एडिटोरियल देखने को मिला, फार अपार्ट, चाइना सीम्स टू वांट टू टेस्ट इंडियाज़ रिजॉल्व टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। देखो यहाँ पर ये बोला गया, जुलाई 7 को मीटिंग हुई थी बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट वैंगी, एंड हमें देखने को मिला कि वहाँ पर मेजर डेवलपमेंट्स हुई। पर देखो यहाँ पर क्या था कि इंडिया अपनी थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा था एंड चाइना अपने थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बार बार ये चीज़ बोली है कि हमें हमारे ये जो बॉर्डर टेंशन्स हुए हैं चाइना के साथ, इसका हमें एक उपाय चाहिए। हम इसके अंदर नहीं रहना चाहते हैं, अगर ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। वैराज हमने चाइना को देखा कि चाइना ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन किया है अपने आप को बाउंड्री क्राइसिस के ऊपर कुछ भी बोलने से या डिसएंगेजमेंट के बारे में कुछ भी बोलने से। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ चाइना का जो थॉट प्रोसेस है वो रेजोनेट नहीं कर पा रहा है। बीजिंग हैज़ नो डिज़ायर टू रिजॉल्व द रो, ऐसा देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चाइना बस ये चाह रहा है कि हमारा जो एंगेजमेंट है इकोनॉमिक बेसिस पर हो चाहे किसी और बेसिस पर हो, बस वो मूव ऑन करे, वो आगे बढ़े। ठीक है, पर देखो ये ऐसा होगा नहीं जब तक इंडिया ये देखेगा कि जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं वो ठीक नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारे जो बाउंड्री इशू हैं वो हमें बहुत वाइड लेवल पर देखने को मिलते हैं। अभी लद्दाख का भी पीछे अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा टसल हो गया था, तो हम उस लेवल पर नहीं जाना चाहते। वेरएस चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि मल्टीलेटरल ग्रुपिंग के बेसिस पर, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमको क्या करना है, हमें अपना जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना है। तो ये एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि कितना फॉल अपार्ट हैं दोनों की थिंकिंग। एक और हमें आर्टिकल देखने को मिला, द न्यू नॉर्मल ऑफ पॉलिटिकल स्प्लिट्स एंड शिफ्ट्स। देखो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि अब तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है किसी भी कैंडिडेट का इधर से उधर पार्टी के अंदर मूव ऑन करना, या फिर ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स का इधर से उधर पार्टी के अंदर मूव ऑन करना। स्टार्टिंग में थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है कि पहले तो सिर्फ 1960 के अंदर हमें ये देखने को मिला था, जब ये था कि कैसे डिस्प्लेस करना है कांग्रेस को इन द स्टेट। ठीक है, तो वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, स्प्लिट्स एंड शिफ्ट्स हो रहे थे कैंडिडेट्स के। उसके बाद जब एंटी डिफेक्शन लॉ की बारी आई उस टाइम पर भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिली। दो अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं या हम शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल मूवमेंट को तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, बट वो इंसेंटिवाइज करता है कलेक्टिव मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि कलेक्टिव मूवमेंट हो सकता है कि लेस अपॉर्चुनिस्टिक है एंड मोर हो सकता है कि हाँ उनके कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, इस वजह से इतने सारे कैंडिडेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन
करना पड़ रहा है। तो देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये बेसिकली महाराष्ट्र में जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर है, फिर मध्य प्रदेश में भी पीछे जो हमें देखने को मिली उससे ये रिलेटेड है। फिर थर्ड वेव अगर हम बात करें तो 2014 के अंदर भी सेम ही हुआ था, ये जो शिफ्ट वाला जो सिस्टम है। 2014 के अंदर क्या था कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था कि बीजेपी से जो लोग थे, ठीक है, वो इधर से उधर जा रहे थे, या कांग्रेस के लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो ये था। अब देखो मेन चीज़ ये है कि ये जो पॉलिटिकल स्प्लिट या शिफ्ट होता है, इसको इस समय जो डोमिनेंट पार्टी है वो इस्तेमाल कर रही है। बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट्स को अपने पास वो कहीं ना कहीं ल्योर करने की कोशिश करते हैं, उनको पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं। अब इशू यहाँ पर क्या आ जाता है, मेन इशू है यहाँ पर मोरालिटी का। मोरालिटी का इसलिए कि क्या होता है कि ये एक तरीके से ट्रस्ट जो होता है लोगों का, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अभी भी क्या है, लोग कैंडिडेट्स के लिए कम और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़्यादा वोट करते हैं। एंड सपोज करो वही कैंडिडेट एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात करी गई है। एंड में यहाँ पर बोला गया है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इज दैट पार्टीज आर मोर क्लोजली अलाइंड विद द स्टेट रेदर देन द सिविल सोसाइटी। नेगेटिव सेंस में बोला गया है कि ये हमें इशू देखने को मिल रहा है। एंड वोटर्स ऑल्सो सी पार्टीज एज अ सप्लायर और सर्विसेज, कि अभी भी हाँ लोगों के अंदर ये है कि हाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, बट इन रियल सेंस ये देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है उसको देख रही हैं। कैंडिडेट्स का भी इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स भी क्या चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ही बात करी गई है। द पार्टी बॉन्ड एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट एश्योर्स द सक्सेस ऑफ द लेजिस्लेटर। ठीक है, अगर सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी तो 2 मिनट नहीं लगेगा किसी भी कैंडिडेट्स को इधर से उधर शिफ्ट करने में। तो ये एक आर्टिकल था जो कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड हमें देखने को मिला, शेड्यूल 10 से रिलेटेड हमें देखने को मिला। महाराष्ट्र के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके तहत ये कहीं ना कहीं आर्टिकल हमें आता हुआ नज़र आया। पेज नंबर 6 पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, द स्कैम फोर्टलाइन इज़ डैमेजिंग इंडियाज़ बैंकिंग। देखो यहाँ पर बताया गया है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मेन स्कैम हुआ है उसके बारे में। हुआ क्या है, इसको द बिगेस्ट बैंक स्कैम माना जाता है। जब हम दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं तो 17 बैंकों ने ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया अराउंड 34,615 करोड़ रुपीज़। एंड इसने क्या किया है, बेसिकली इसने लोन लिया है डिफरेंट पर्पसेस के बेसिस पर इन सब बैंक से, एंड उसके बाद वो जो लोन्स हैं उनको वापस नहीं दिया है, एंड वो जो हैं बेसिकली जो लोन्स हैं वो NPA में कन्वर्ट हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि 90 दिन से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट एक तरीके से जो बकाया है वो नहीं दिया गया है। तो ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। एंड देखो ये जो है ना NHFL, ये करता क्या था, ये बेसिकली सस्ते हमें देखने को मिलता था कि लोन प्रोवाइड करता था अगर किसी को घर बनाना है, कोई प्रॉपर्टी बनाना है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बताई गई है। और जो बताया गया है कि जो NPA बढ़ रहे हैं ये तो देश में हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा एक बिगर प्रॉब्लम है। बैंक्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि डेप्ट में चली जाती है, एंड उसके बाद RBI को कहीं ना कहीं संभालना पड़ता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। इस आर्टिकल के अंदर यही सिनेरियो बताया गया है कि ये जो स्कैम्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाना होगा जिससे हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये जो है ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है या हमें NPA की सिचुएशन देखने वाली है, एंड हमें बैंड बैंक्स का कहीं ना कहीं, ठीक है, हमें जो सिचुएशन अगर दिख रहा है तो हमें वो चीज़ें करना होगा। एंड देखो बैड बैंक भी एक रियल सोल्यूशन नहीं है, हमें मल्टीलेटरल लेवल पर चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे, तभी हमारी जो इंडियन बैंकिंग की जो सिचुएशन है वो बेटर हो पाएगी। इस आर्टिकल के अंदर ये ही था। पेज नंबर 7 पर हमें आर्टिकल देखने को मिला, वाई द वर्ल्ड नीड्स पीस इन यूक्रेन। देखो इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अंदर ये बताया गया था कि रशिया एज वेल एज यूक्रेन कहीं ना कहीं दोनों ही इस वॉर को एंड नहीं करना चाहते। अगर हम देखें, रशिया तो करना ही नहीं चाहता, यूक्रेन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं लड़ना चाहता है अपने राइट्स के लिए। बट अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें, स्पेसिफिकली कंट्रीज़ लाइक इंडिया जो कि डेवलपिंग है, वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए क्योंकि हम मेजरली हिट हुए हैं इससे। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे हम इससे हिट हुए हैं। हमें इंक्रीज़ इन एनर्जी प्राइसेस देखने को मिला है। उसके बाद
क्या हुआ है कि ट्रेड लेवल पर भी हमें देखने को मिला है कि डिसएंगेजमेंट हो गई है कहीं ना कहीं, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड वर्ल्ड वीट एक्सपोर्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है, हमें देखने को मिला है। उसके बाद इंडिया यूज टू इम्पोर्ट 75% ऑफ इट्स सनफ्लावर सीड्स एंड ऑयल फ्रॉम यूक्रेन, वो डिस्टर्ब हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है, कम से कम ज़ीरो हो गया है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके चलते इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है, ये सब बोला गया। फिर उसके ऊपर देखो पैंडमिक जो है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। कोविड-19 की सिचुएशन अभी भी वैसी ही है, केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वायरस आ गया, कभी कोई नया वेरिएंट आ गया, उसकी वजह जो सिचुएशन है वो पहले से ही अलार्मिंग थी, अभी एक नई आ गई। हेल्थ केयर क्राइसिस हमारे देश के अंदर चल ही रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बोला गया है। फिर बोला गया कि चाइना विद इट्स जीरो कोविड पॉलिसी रिएक्टेड टू द रीअपेरेंस ऑफ कोविड, और विद कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन लगा दिए उन्होंने, एंड मेजर कमर्शियल कैपिटल ऑफ शंघाई के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं बंद देखने को मिला। विद चाइना स्टिल द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग इंजन, शटिंग डाउन फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स इन दैट कंट्री हैज सीरियसली डिस्टर्प्टेड द फ्लो ऑफ एसेंशियल सप्लाई, अगेन डिस्टर्प्टेड द ग्लोबल इन्फ्लेशन। अब देखो चाइना के अंदर ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी आई, इन्होंने फिर से लॉकडाउन लगा दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन्हें वो शट डाउन करनी पड़ी। उसकी वजह से भी जो मेजर जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आया, इन्फ्लेशन हमें दिखता हुआ नज़र आया। उसके बाद देखो लिबिया के अंदर भी क्राइसिस चल रहे हैं, हमें पता है। फिर श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हम हर दिन डिस्कशन में ले रहे हैं, श्रीलंका के अंदर तो बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया है, ठीक है। तो ये है, दे आर अनेबल टू पे द बिल्स, दे आर अनेबल टू पे द डेप्ट्स, जो कि उन्होंने IMF से लिए हैं, चाइना से लिए हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आ गई है। तो इन सब सिचुएशन का मेन रीज़न कहीं ना कहीं रशिया एंड यूक्रेन के जो बीच में वॉर हुई है वो है, इसलिए द वर्ल्ड नीड्स पीस इन यूक्रेन, इसीलिए डिमांड करी जा रही है कि जो रशिया एंड यूक्रेन की जो सिचुएशन है ये पहले से ठीक हो जाए, नहीं जो ह्यूमन सफरिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पुअर कंट्रीज़ और पुअर बनती चली जाएंगी, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें नीचे जाती हुई नज़र आएगी। तो ये एक आर्टिकल था, एक होलिस्टिक आर्टिकल था, एंड इतने दिनों से जो हम कवर कर रहे हैं उसको इन्होंने शॉर्ट में एक तरीके से बताने की इस आर्टिकल के थ्रू कोशिश करी है। पेज नंबर 8 पर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हमें देखने को मिला द सर्च फॉर डार्क मैटर। देखो इसके अंदर इतना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है डार्क मैटर क्या होता है। डार्क मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट एक्चुअली डू नॉट हैव द चार्ज, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डार्क, बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, एंड मैटर बिकॉज पोजेस मास लाइक नॉर्मल मैटर एंड इंटरैक्ट थ्रू द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डार्क मैटर जिसके अंदर ज़्यादा से जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ चार्ज, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर द डार्क मैटर। हमें कहीं ना कहीं एविडेंसेस देखने को मिले हैं इनडायरेक्ट, जिससे पता चलता है कि हाँ डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। एज ऑफ टुडे द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड इज लक्स जेपलिन, ठीक है, इन द साउथ डेकोटा इन द US, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डार्क मैटर से रिलेटेड, हमें ये जो आर्टिकल है वो देखने को मिला। फिर दूसरा आर्टिकल है द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमने इसको कवर किया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं एंड बोला है कि अनफेयर बेसिस पर आप सर्विस चार्ज को नहीं ले सकते हैं कस्टमर से, एंड अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कस्टमर को मैनिपुलेट करें, उनको बताए ही नहीं एंड सर्विस चार्ज आप इंक्लूड कर देते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। तो देखो सर्विस चार्ज क्या है, सर्विस चार्ज एक तरीके का फ़ी है जो कि कलेक्ट किया जाता है टू पे द सर्विसेज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। अब जैसे रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो वो एक सर्विस चार्ज लेते हैं कि आपने यहाँ पर खाना खाया है, आपने यहाँ पर मेन अपने जो काम जो भी आप करने आए हैं, ठीक है, वो किया है, उसके तहत हमने आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, इसलिए आपको अपना सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। इट इज़ कलेक्टेड बाय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज एज अ फ़ी फॉर सर्विंग कस्टमर्स, कि हमने क्या किया है, कस्टमर्स को सर्व किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, सर्विस चार्ज को लेंगे। अभी इन्होंने बोल दिया है कि जबरन आप इसको नहीं ले सकते हो। इफ़ एनी कस्टमर फाइंड दैट होटल या रेस्टोरेंट इज़ लेविंग अ सर्विस चार्ज इन वायलेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस, वो क्या कर सकते हैं, वो एक लॉन्च कर सकते हैं कंप्लेंट टू दी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एंड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को करने के लिए उनको किस पे कॉल करना पड़ेगा, 1915 पे कॉल करना पड़ेगा, या फिर इनकी जो मोबाइल ऐप है उस पर आप कहीं ना कहीं कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी, मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये एक आर्टिकल था, पहले भी हमने इसको डिस्कशन में लिया गया है।
पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइसेस फॉर आर्मी। देखो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिकल है। इसके अंदर ये बोला गया है कि इंडियन सोल्जर्स जब वो पेट्रोल कर रहे होते हैं ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड उनका इंटरेक्शन होता है चाइनीज़ सोल्जर्स से, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनकी लैंग्वेज समझने में। तो अभी क्या हो गया है, ये एक AI बेस्ड डिवाइस आ गया है जिसके थ्रू वो मैंडरिन को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड इंस्टेंटली रिप्लाई कर पाएंगे। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो देखो, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमें फ़ायदा ही होता है। कितना अच्छा रहेगा कि सरहद पर जो सोल्जर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी मदद कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एंड बोला जा रहा है कि अगर ये अच्छे से सक्सेसफुल रहा तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड इसके जैसे ही हम और भी जो डिवाइसेस हैं उनको फॉर्म कर पाएंगे। तो यही था इस आर्टिकल के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर अनवील्स नेशनल एम्बल अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंडे को इसको ये लेकर आए। 6.5 मीटर टॉल हमें नेशनल एम्बलम देखने को मिला ऑन द रूफ ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बिल्डिंग हियर। ठीक है, एंड ये क्या है, ये ब्रोंज का बना हुआ है। इसका वेट अराउंड 9500 kg है, बहुत ज़्यादा ये भारी है। स्टील का ये स्ट्रक्चर है। 6500 किलोग्राम वॉज मेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द एम्बलम। ठीक है, इतना करीबन हमें रिक्वायरमेंट रही इसको सपोर्ट देने की। एंड ये जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के बारे में बताता है, दर्शाता है। एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे थे कि हम खाली स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, हम बेसिकली हिस्ट्री को फॉर्म कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमें एक देखने को मिला। अब देखो नेशनल एम्बलम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है तो हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि नेशनल एम्बलम है क्या। जब हम स्टेट एम्बलम की बात करते हैं, इसके अंदर हमें 4 लायन देखने को मिलते हैं स्टैंडिंग बैक टू बैक, इसलिए अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 देखने को मिलते हैं। एंड इट हैज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। एंड ये जो है एक सिंगल ब्लॉक पॉलिश सैंडस्टोन से कहीं ना कहीं हमें बनता हुआ नज़र आता है। एंड द कैपिटल इज़ क्राउन्ड बाय व्हील ऑफ द लॉ, या जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। द लायन कैपिटल वॉज इरेक्टेड इन द 3rd century BC बाय अशोक टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा फर्स्ट डिलीवर्ड हिज सर्मन। तो इसकी क्या है, इसकी एक हमें एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। बुद्धिज़्म से कहीं ना कहीं इसको ट्रेस किया जाता है। अगर हम इसकी एडेप्टेशन की बात करें तो इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। एंड उस समय क्या था, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आपको सिर्फ 3 लाइन देखने को मिलेंगे, बट जो चौथा लाइन होता है वो पीछे कहीं ना कहीं छुप जाता है। एंड ये जो 4 लाइन है ये क्या सिंबलाइज करते हैं, ये पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, इसको सिंबलाइज करते हैं। एंड ये किसके ऊपर स्टैब्लिश्ड हैं, ये एक हमें देखने को मिलेगा कि लोटस के ऊपर ये हमें देखने को मिलते हैं, ये जो मेन है। एंड इसके साथ साथ द लॉयन इन द नॉर्थ, एलिफेंट इन द ईस्ट, बुल ऑफ द वेस्ट एंड हॉर्स ऑफ द साउथ। ठीक है, ये भी जो एनिमल्स हैं ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हें गार्जियन माना जाता है कि 4 डायरेक्शन के ये जो हैं ये गार्जियन हैं। द अबैकस रेस्ट ऑन अ लोटस, जैसे कि हमने बात करी, जो कि क्या दर्शाता है, फाउंटेन हेड ऑफ लाइफ दर्शाता है या क्रिएटिव इंस्पिरेशन को दर्शाता है। एंड सत्यमेव जयति हमें देखने को मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, ट्रूथ की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है, जो कि मुंडका उपनिषद से कहीं ना कहीं लिया गया है। एंड देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर लिखा गया है। द यूज़ ऑफ द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एज द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 2005। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट एम्बलम। पेज नंबर 14 पे हमें आर्टिकल देखने को मिला, इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन। आगे ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है वो सरपास कर दे चाइना को एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए इन 2023। तो देखो ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग न्यूज़ है। हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगी तो देखो उतना ही हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, चैलेंज हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। एंड बहुत तेज़ी से हमें जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट इट्स स्लोएस्ट पेस सिंस 1950। ठीक है, हमें देखने को मिला, बट यहाँ पर देखो 2021 के अंदर एवरेज फर्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है उसका हमें राइज़ देखने को मिल रहा है। पर देखो अगर पॉपुलेशन राइज भी होती है, मेन चीज़ ये है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, कोशिश
करना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है हम उनको और भी ज़्यादा स्किल्ड बनाएं, और भी ज़्यादा इफेक्टिव उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो ये मेन एक हमें आर्टिकल देखने को मिला। दूसरा आर्टिकल है RBI सेट अप सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आई है एक मैकेनिज्म जिससे वो फैसिलिटेट कर पाएँ इंटरनेशनल ट्रेड को इन रुपीज़ विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी जो करेंसी एकदम से डेप्रिशिएट कर रही है उसको कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे। ठीक है, एंड प्रमोट कर पाएंगे हम ग्रोथ को ऑफ ग्लोबल ट्रेड विद एम्फोसिस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन INR या इंडियन नेशनल रुपीज़। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें भी बताया गया कि स्ट्रेंथन करने के लिए रुपी को क्या स्टेप्स RBI ले रही है। पेज नंबर 14 पर 2 और आर्टिकल हैं। इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल सेट टू सर्च टू रिकॉर्ड। तो इंडिया के जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया वो हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं, एंड रिकॉर्ड ऑफ 9,50,000 हमें बैरल पर डे जून में अंदर देखने को मिला है। एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगे हम रशिया से, अगर हम देखें ऑयल को। इसलिए भी जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें ये बात करी जा रही थी कि रशिया से रिलेटेड अगर ऑयल में हमें कोई भी दिक्कत देखने को मिली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमें ओवरऑल दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये एक आर्टिकल है जो कि बता रहा है कि कैसे वो हाई हमें देखने को मिल रहा है, हमारे इम्पोर्ट्स कैसे बढ़े हैं फ्रॉम रशिया। दूसरा एक है कि रुपी ड्रॉप्स 19 पैसा टू न्यू लो ऑफ 79.45। देखो रुपी जो है हमारा वो डेप्रिशिएट पे डेप्रिशिएट करा जा रहा है, 19 पैसा और भी ज़्यादा वो डेप्रिशिएट कर गया है, तो एक न्यू हमें लो देखने को मिला है ऑफ 79.45। एंड ये जो सिचुएशन है ये तभी ठीक हो पाएगी जब डोमेस्टिक तो हम अपने आप को बेटर करें ही, पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतनी सारी चीज़ें जो हमने देखी वो चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाए, तभी हमारा जो रुपी है वो स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही ये डेप्रिशिएट करता चला जाएगा। तो यही था आज के द हिंदू में, बहुत ही छोटा सा आज द हिंदू था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आर्टिकल थे नहीं, कोई मेजर डेवलपमेंट हुई नहीं, तो इसलिए हमने जल्दी से आज अपना द हिंदू कवर कर लिया। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।